India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सीजेआई बोबडे हुए रिटायर। सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया ऑनलाइन विदाई समारोह। अंतिम कार्य दिवस पर बोले जस्टिस बोबडे, खुशी अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पढ़े बिना टिप्पणी करने के लिए कुछ वरिष्ठ वकीलों को लगाई फटकार। हरीश साल्वे ने एमिकस क्यूरी बनने से किया इनकार। कोविड और गिरने से गंभीर चोट के कारण पत्रकार सिद्दीक कंपन को एम्स में स्थानांतरित करने की मांग। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी। वेदांता ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए स्टरलाइट प्लांट फिर से खोलने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत। पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए किया गया था बंद। India Legal presents Courts Roundup. सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने न्यायपालिका से विदा ले ली है। उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जस्टिस बोबडे ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में 21 साल तक अपनी सेवाएं दी। बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी करियर शुरू करने वाले जस्टिस बोबडे 12 अप्रैल 2013 को पदोन्नति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने। 18 नवंबर 2019 को वे सीजेआई बने। सीजेआई जस्टिस बोबडे रिटायर हो गए हैं। उनके कार्यकाल के अंतिम दिन में सुप्रीम कोर्ट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन पूरी तरह से वर्चुअल रहा। इस कार्यक्रम में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह, एससीबीए उपाध्यक्ष प्रदीप राय और बार और बेंच की तरफ से तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि वो खुशी, गुडविल और अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 साल तक जज के तौर पर काम करने के बाद अब मैं पद छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे अपने साथी जजों से जो सहयोग मिला वो काबिले तारीफ है। When I came here and when I took oath as Chief Justice, I had not imagined the complexity of the tasks which a Chief Justice has to perform. The judicial side, the administrative side, the management of the courts, sometimes problems of the high courts, dealing with the requirements of the bar, it takes, and other things. It takes time to understand the complexities, but there is no way around them. You have to understand and do your best. एससीबीए के उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने भी अपने विचार रखे और जस्टिस बोबडे के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का न्यूनतम कार्यकाल 3 साल होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लंबे समय तक सुधार किया जा सके। As a person from whom we would be hearing from time to time, and he would keep in touch with us, and I hope that he has a great and future, because when at the age of 65, I think it should really be 75. A person retires at 65. You can't waste the remaining years. We wish you Godspeed and all the best in the future. जस्टिस एस.ए. बोबडे ने 14 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में कोविड प्रतिबंधों के कारण कोर्ट का काम लगभग सीमित ही रहा। जस्टिस बोबडे का स्थान जस्टिस एन.वी. रमन्ना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के अंतिम कार्य दिवस पर उनकी अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले के खिलाफ वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई आलोचना पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ में जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट भी थे। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों से मामलों को यहां लेने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए आलोचना निराधार है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस अंतिम सुनवाई के दौरान मन में मिला जुला एहसास है। मैं पहले भी बेंच में रह चुका हूं, लेकिन ये भावनाएं इतनी मिली जुली हैं कि मैं कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा हूं। चीफ जस्टिस बोबडे ने बताया कि वो खुशी, गुडविल व अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहे हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम के साथ परंपरा के तौर पर बेंच साझा करते हुए सीजेआई ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पढ़े बिना टिप्पणी करने के लिए कुछ वरिष्ठ वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट से मामलों को अपने पास नहीं भेजा है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे से कहा, आपने हमारे आदेश पढ़े बिना ही हम पर आरोप लगा दिया है। हमने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही हाई कोर्ट को रोका है। हमने केंद्र से हाई कोर्ट का रुख करने और उन्हें रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रबंधन मामले के लिए कल वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एम्यूकस क्यूरी नियुक्त किया था। आज हरीश साल्वे ने इस मामले से हटने का अनुरोध किया है। साल्वे ने कहा है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और वो नहीं चाहते कि मामले के फैसले को लेकर ये कहा जाए कि वो सीजीआई को स्कूल या कॉलेज के दिनों से जानते हैं। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कोविड संबंधित मामले में न्याय मित्र बनाए जाने पर कुछ वकीलों द्वारा आलोचना किए जाने का जिक्र किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें भी ये जानकर बहुत तकलीफ हो रही है कि कोविड संबंधित मामले में साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त करने पर कुछ वकील क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने हरीश साल्वे को कोविड-19 पर राष्ट्रीय योजना संबंधित सत्ता संज्ञान के मामले में न्याय मित्र के तौर पर हटने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ वकीलों द्वारा सत्ता संज्ञान मामले के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक द्वेषपूर्ण प्रतियोगिता चल रही है, जो कि देश के लिए आपदा के समय में सबसे आखिरी चीज है। वरिष्ठ वकीलों को संस्था की रक्षा करना चाहिए। न्यायमूर्ति राव ने कहा, हमें लगता है कि संस्थानों को आलोचना से मजबूत किया जाएगा। दवे ने उत्तर दिया। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि वह एक प्रेम पूर्ण विदाई के हकदार है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के धारणाओं के आधार पर सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश को एक अच्छी विदाई मिले, न कि ये दुर्व्यवहार। हम दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस पर बयान पर आपत्ति करते हुए दवे ने जवाब दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की बेंच महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण मामले की सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स या सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की गई। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने प्रस्तुत किया है कि 20 अप्रैल 2021 को कप्पन बाथरूम में गिर गए थे, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। चिकित्सा आपातकाल का हवाला देते हुए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की है। अपनी याचिका में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने प्रस्तुत किया कि 20 अप्रैल 2021 को कप्पन बाथरूम में गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और बाद में उसका कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। वर्तमान में वो मथुरा में एक अस्पताल में भर्ती हैं। दलीलों में कहा गया कि कप्पन की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और न्याय के हित में उन्हें तुरंत एम्स या सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाए। महत्वपूर्ण रूप से अर्जी में ये भी कहा गया है, विश्वसनीय रूप से ये माना गया है कि मथुरा जेल के 50 से ज्यादा कैदी कोविड से पीड़ित है, जिनमें कई प्रकार की कमी है और यहाँ तक कि शौचालय से पानी पीने के चलते स्वच्छता स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। सिद्दीक कप्पन का जीवन सभी कारणों से खतरे में है। हाथरस की घटना के मद्देनजर सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कप्पन एक स्वतंत्र पत्रकार और 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह तब से मथुरा की जेल में बंद है।
उसके बाद KUWJ ने कपन की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इसके बाद KUWJ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के साथ कपन के संबंधों को नकारते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। KUWJ ने कहा कि एक पत्रकार के रूप में कपन की समाज में मजबूत जड़ें हैं और शायद वे PFI सहित सभी क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में आए हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक अपराधी है। किसी भी मामले में PFI एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है, जैसा कि कहा गया है। KUWJ ने इस बात से इनकार किया कि कपन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के साथ कोई संबंध है। इस संबंध में KUWJ ने कहा कि यूपी सरकार ने 2 हलफनामों में असंगत रुख अपनाया है। इस महीने की शुरुआत में 8 लोगों को कथित रूप से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा गया था, जिसमें इसके छात्रों के विंग लीडर के रऊफ शरीफ और केरल के पत्रकार सिद्दीक कपन को शामिल किया गया था और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अदालत में देशद्रोह, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग और अन्य अपराध पर चार्जशीट दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट। कॉपर निर्माता वेदांता लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल आवेदन दिया, जिसमें उसने तमिलनाडु में अपने संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है, जिसे पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए बंद कर दिया गया है। ये कहते हुए कि वह कोविड-19 की चपेट में आए देश को चिकित्सा ऑक्सीजन के मुक्त उत्पादन में मदद करना चाहता है। CJI एस ए बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने राज्य सरकार से सोमवार तक इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वह कोविड-19 संकट के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए वेदांता लिमिटेड के सैटेलाइट प्लांट को संभालने के लिए तैयार है, जिसे पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए बंद करा दिया गया था। CJI एस ए बोबडे की अगुवाई वाले एक बेंच ने राज्य सरकार से सोमवार तक इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बेंच ने राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विरोध की सराहना नहीं की। CJI ने कहा, जब लोग मर रहे हैं तो तमिलनाडु ये नहीं कह सकता कि आप कानून और व्यवस्था के मुद्दे के कारण नहीं खोल सकते। ये वेदांता या किसी अन्य कंपनी के बारे में नहीं है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथ ने वेदांता की याचिका का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लोगों में वेदांता के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। एक गोलाबारी की घटना हुई जिसमें 13 लोग मर गए। वेदांता ने अगर प्लांट खोला तो कानून व्यवस्था की समस्या होगी, जिला प्रशासन द्वारा संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्वेस ने भी कहा कि लोगों में संयंत्र के खिलाफ बहुत गुस्सा है। CJI ने कहा, देश में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, विभिन्न राज्यों को इसकी आवश्यकता है। दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया, चिकित्सा ऑक्सीजन की लगातार कमी को पूरा करने के लिए संयंत्र को फिर से खोलना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने ये भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार संयंत्र का अधिग्रहण कर सकती है। वैद्यनाथ ने कहा, यहाँ तक कि NDMA के तहत संयंत्र को संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है। हालांकि CJI ने इस बोझ को डालने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की और कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय वेदांता द्वारा उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि वह देश को मदद करने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने वेदांता द्वारा इस योजना को फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए की गई अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों और अन्य विचाराधीन कैदियों को लाने ले जाने के दौरान हथकड़ी लगाने पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों में ढील देने का अनुरोध किया गया। वर्तमान आवेदन स्वतः संज्ञान मामले में दायर किया गया है, जो कि इन जेलों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल शुरू किया गया था। इसके अलावा ये दलील भी दी गई है कि ऐसी आशंका है कि जेल और अदालतों के बीच विचाराधीन कैदियों के इस तरह उनका
हाथ पकड़कर ले जाने से दोनों कैदी और पुलिसकर्मियों को कोविड-19 वायरस का खतरा होगा। कैदी अभियुक्त को नजदीक से पकड़ना असुरक्षित होगा। आगे भी अगर पुलिसकर्मी दस्ताने पहनते हैं तो ये कैदी अभियुक्त को पकड़ने के लिए पर्याप्त पकड़ नहीं देगा। ऐसे में सामाजिक दूरी नियमों को सुनिश्चित नहीं कर सकते, इसलिए अगर उन्हें हथकड़ी लगाई जाती है तो एस्कॉर्ट करने वाले पुलिसकर्मी उन्हें दूर से पकड़ सकते हैं, जिससे सुरक्षित दूरी सुनिश्चित हो जाती है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कई जवान कोरोना वायरस के कारण पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे उनके परिवार के सदस्यों को भी खतरा है। इसलिए ये सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि असाधारण स्थिति के दौरान ये माननीय न्यायालय कैदियों, अभियुक्तों और पुलिसकर्मियों की गरिमा के अधिकार को, दोनों कैदियों, अभियुक्तों और पुलिसकर्मियों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार को संतुलित करने पर विचार कर सकता है, जो जेल, पुलिस स्टेशन से अदालतों के बीच परिवहन के दौरान साथ रहते हैं, और ये कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। ये विनती की गई। कड़कड़डूमा अदालत ने गुरुवार को उमर खालिद और खालिद सैफी को उच्च जोखिम वाली कैदी होने के आधार पर दोनों के हाथों में पीछे की ओर से हथकड़ी पहनाने के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष सेल और जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी। खालिद और सैफी पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुए दिल्ली दंगों के सिलसिले में आरोपी हैं। एफआईआर से संबंधित दोनों आवेदन लॉकअप कड़कड़डूमा जिला न्यायालय दिल्ली द्वारा दायर किए गए हैं, जिसमें खालिद और सैफी दोनों कैदियों को उच्च जोखिम वाला बताते हुए हथकड़ी में पेश करने की मांग की गई। आवेदन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर दायर किए गए हैं। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पूछा कि उच्च जोखिम वाले कैदी का क्या अर्थ है, और क्या ये भी पूछा कि क्या जेल मैनुअल, पंजाब पुलिस नियमों या दिल्ली पुलिस द्वारा जारी परिपत्र में इसे परिभाषित किया गया है। ये देखते हुए कि दोनों आवेदकों को पहले ही मामले में जमानत दी गई, न्यायालय का विचार है कि ये ऐसे मामले में माना जाता है कि जमानत आदेश दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में भीतर है। कोर्ट ने शुरू में कहा कि वर्तमान आवेदन पूरी तरीके से कानून से परे है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। विचाराधीन आवेदनों के संबंध में सामग्री कानून के लिए चलते हैं और साथ ही अदालत इन आवेदनों में प्रार्थना के अनुदान पर विचार करने के लिए तैयार नहीं। इसके मद्देनजर न्यायालय ने विशेष सेल और जेल अधीक्षक को ऐसे आवेदनों को स्थानांतरित करने के लिए संचार कारणों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ऑक्सीजन की कमी के बारे में गंभीरता से विचार किया, जो कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए एक आवश्यक चिकित्सा सुविधा है। जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। इस पर राज्य के जवाबदाताओं ने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के तरीकों को कोर्ट के समक्ष पेश किया है। कथित तौर पर कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण न्यायालय के एक अधिकारी के निधन को लेकर यह मामला सामने आया। खंडपीठ को बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवा यानी कि रेमडेसिविर और साथ ही ओरल टैबलेट फेविपिविर की कमी के कारण अस्पताल नए गंभीर रोगियों को एडमिट नहीं कर रहे हैं और उच्च केंद्रों पर जाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को पहले से निर्देशित कर रहा है। इस स्थिति को भयावह बताते हुए डिवीजन बेंच ने भारत के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को केंद्र सरकार से निर्देश लेने के लिए कहा है। बिहार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की उचित और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। बेंच ने आदेश दिया स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से विभिन्न सीसीसीएस और डीसीएचसीएस और साथ ही डीसीएचएस में कोविड-19 रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जो बिस्तरों की संख्या दिखा रहे हैं जो ऑक्सीजन से लैस है, इसके साथ ही ईसीयू बेड और साथ ही उपलब्ध वेंटिलेटर्स की संख्या और इस तरह के बेड की संख्या को किस सीमा तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, ये भी बताया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक चिंतपल्ली द्वारा दायर किए गए 2 आवेदक हस्तक्षेप के आवेदनों को खारिज कर दिया, जिनमें विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए 27 अप्रैल को होने वाले चुनावों को रोकने की मांग की गई। हस्तक्षेपकर्ता ने दावा किया कि कर्नाटक में स्थिति गंभीर है, महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को गंभीर बना दिया है और आज तक कोविड-19 के 1.4 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया गया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और विशेष रूप से उन जिलों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, इस स्थिति में एक और वृद्धि को संभालने की स्थिति में नहीं, जो इन चुनावों के कारण हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि 29 मार्च को उन्होंने घटनाओं के लिए एक सूची जारी की थी। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और साथ ही न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हस्तक्षेपकर्ता कई नगर पालिकाओं के चुनाव में बचना
चाहता है। हम इस बात को समझने में विफल हैं और इस तरह की राहत का दावा इस कानून द्वारा किया जा सकता है। मार्च 2020 के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और यहां तक कि कर्नाटक राज्य में भी चुनाव हुए। इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के वकील कहते हैं कि जो किया जाना बाकी है केवल इन निकायों में मतदान है। चुनाव आयोग के लिए तय करना कि चुनाव स्थगित करने के लिए असाधारण स्थिति बनाई जाए या नहीं। एसईसी ये सुनिश्चित करने के लिए बातें हैं कि मतदान के दौरान सभी कोविड-19 मानदंडों का पालन किया जाए और इस प्रकार कोई राहत नहीं दी जा सकती। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.